Welcome back guys in another class of microbiology. In this class we will study about a topic that is culture media. कल्चर मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जो अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हुए हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो एग्जाम नागपुर एम्स का था या फिर वो पटना एम्स का या फिर वो एग्जाम था मंगलागिरी का। यानी कि हर एग्जाम में जिस टॉपिक से माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन आया वो टॉपिक है कल्चर मीडिया। समझने वाली बात यह है कि कल्चर मीडिया क्या होता है। तो सिंपली हम कहें व्हाट इज कल्चर मीडिया, तो हम कह सकते हैं कल्चर मीडिया इज सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट। कल्चर मीडिया जो है वह न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन होता है, वह भी ऑप्टिमम एनवायरनमेंट पर। ऑप्टिमम एनवायरनमेंट पर यानी कि अगर हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवानी है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाने के लिए हम सबसे पहले टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, डार्कनेस, ऐसे फैक्टर्स को मेंटेन कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं विशेष प्रकार के बैक्टीरिया विशेष प्रकार के टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं। इसी प्रकार विशेष प्रकार के बैक्टीरिया विशेष प्रकार की पीएच पर ग्रोथ करते हैं। विशेष प्रकार की ह्यूमिडिटी अलग अलग बैक्टीरिया के लिए नीडेड होती है। ऐसी कंडीशन में हमें यह तय करना होता है कि हम जिस बैक्टीरिया को ग्रोथ करवा रहे हैं उसको उसी के फेवरेबल टेम्परेचर मिले, पीएच मिले, ह्यूमिडिटी मिले और उसी के अकॉर्डिंग उसको डार्कनेस और लाइट प्रोवाइड की जाए। ऐसी जितनी भी कंडीशन हम क्रिएट करते हैं उन कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम एनवायरनमेंट। ऑप्टिमम एनवायरनमेंट पर न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन को, ऑप्टिमम एनवायरनमेंट पर न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन को, जिसको ऐसे सॉल्यूशन को जिसको बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, यूनी सेल्यूलर बैक्टीरिया, या सिंपल सी बात कहें यूनी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस सॉल्यूशन को इजीली एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कल्चर मीडिया। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज कल्चर मीडिया? कल्चर मीडिया इज सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट दैट इज ऑन ऑप्टिमम एनवायरनमेंट, ऑप्टिमम एनवायरनमेंट, एंड दैट इज absorbed by a single cellular microorganism। इसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करें कि यह जो कल्चर मीडिया है इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो कल्चर मीडिया के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनमें अगर हम पढ़ें तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया। तो अगर कल्चर मीडिया के बेसिक कंपोनेंट्स की हम बात करें तो इनमें दो कंपोनेंट हमें मेनली दिखाएंगे। पहला होता है पेप्टोन वाटर। पेप्टोन वाटर, पेप्टोन वाटर जो है वह स्पेशल प्रकार का सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में प्रोटीन जो है उन प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया गया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके सिंपलर अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें व्हाट इज पेप्टोन, पेप्टोन का मतलब होता है 10 अमाइनो एसिड वाला ग्रुप। अब आप इतनी बात तो जानते हैं कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अमाइनो एसिड की वह संरचना जिसमें 10 या फिर अमाइनो एसिड की वह संरचना जिसमें 10 या 10 से अधिक अमाइनो एसिड जुड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं पेप्टोन। इसी प्रकार हजारों पेप्टोन्स के मिलने से बनता है प्रोटीन। तो व्हाट इज पेप्टोन वाटर? This is the protein solution, digested protein solution that is absorbed by microorganism or bacteria। Second important component जो हमें यहां पर समझना है that is
एगार। हम जितने भी कल्चर मीडिया की बात करें, उन सारे कल्चर मीडिया का एक स्पेसिफिक पॉइंट और उनकी एक खास बात यह होती है कि उन जितने भी कल्चर मीडिया हैं, उन कल्चर मीडिया में पहला तो हम डाल देंगे पेप्टोन वाटर, और सेकेंडली हम उनके अंदर स्पेशल प्रकार के कंटेंट्स को डालते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं अगार। अब ये जो अगार है, एक्चुअल में दिस इज नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। कल्चर मीडिया में हम अगार डालते हैं और यह अगार जो होता है वह नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये अगार मिलता कहां से है? दिस इज गेन्ड फ्रॉम अ सी वीड। समुद्री घास से हम इसे प्राप्त करते हैं, समुद्री घास के पल्प से इसे हम प्राप्त करते हैं। उसके पल्प में इस प्रकार का मटेरियल होता है जो कि किसी भी लिक्विड के सॉल्यूशन को सॉलिडिफाइड कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे सिंगल सेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को ग्रोथ अगर करनी है तो उसकी ग्रोथ के दौरान उसका जो लिक्विड मीडियम है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ के दौरान उसका लिक्विड मीडियम अगर मूव कर रहा है तो बैक्टीरिया जो है वो प्रॉपरली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में बैक्टीरिया को एडेप्टेशन देने के लिए हमें उसे बिल्कुल स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना होता है। ऐसे में उसकी कल्चर मीडिया में लिक्विड के सॉल्यूशन में एयर के करंट्स को स्टॉप करने के लिए, एयर के फ्लो को स्टॉप करने के लिए, लिक्विड सॉल्यूशन की मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए हम जिस सॉलिडिफाइड एजेंट का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है एगार। एगार से पहला क्वेश्चन, दिस इज नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। फिर एगार से हमें दूसरा क्वेश्चन समझना हो तो वह यह होगा, दिस इज सॉलिडिफाइंग एजेंट। यानी कि अगर हम इसे किसी भी कल्चर मीडिया में डाल देंगे तो वह कल्चर मीडिया जो है वह सॉलिड हो जाएगा। ऐसे में वहाँ का जो फ्लूइड है वो मूव नहीं करेगा और बैक्टीरिया अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से रेलवे में पूछा गया, ESIC में पूछा गया, वो यह था कि किसी भी कल्चर मीडिया में एगार का कितना परसेंटेज यूज किया जाता है। तो 1 to 2% concentration of agar is used in every type of culture media to solidify a type of culture media। यहां तक आप समझ चुके हैं कि कल्चर मीडिया क्या होता है और कल्चर मीडिया के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को हम इस प्रकार समझेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं कल्चर मीडिया के। टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। सबसे पहला जो कल्चर मीडिया हम स्टडी करेंगे वो होगा सिंपल कल्चर मीडिया। सिंपल कल्चर मीडिया, यहां से सिर्फ हमें एक डेफिनेशन ही हमारे एग्जाम में आती है और वो यह है, ऐसा कल्चर मीडिया जो ग्रोथ करवाएगा नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया की। ऐसा कल्चर मीडिया जो कि ग्रोथ करवाएगा नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया की। यानी कि हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया को हम बोलते हैं फास्टिडियस बैक्टीरिया और कुछ को हम बोलते हैं नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। फास्टिडियस बैक्टीरिया, अगर हम बात करें ओनली फास्टिडियस बैक्टीरिया की, तो आप जानते हैं कि फास्टिडियस का मतलब यह होता है
कि विशेष प्रकार के बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए विशेष प्रकार का न्यूट्रिएंट चाहिए। तो वह बोलता है कि मेरा फास्ट है। जैसे हमारा जब फास्ट होता है हम बोलते हैं कि हम अन्न को हाथ नहीं लगाएंगे, हम दूसरा जो मटेरियल होता है वही खाएंगे जिसे फास्ट में खाया जा सकता है। तो व्हाट इज फास्टिडियस बैक्टीरिया? जो स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए सूटेबल हो, स्पेसिफिक एलिमेंट को एज अ न्यूट्रिएंट यूज ले, वो फास्टिडियस बैक्टीरिया। बट व्हाट इज नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया? जो कि सभी प्रकार के मटेरियल को ले ले, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एज ए न्यूट्रिएंट सभी प्रकार के मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर ले, उन्हें हम लोग बोलेंगे नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। जब हम फास्ट करते हैं तो हम किसी भी प्रकार के अदर मटेरियल्स को हमारी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं, हम स्पेसिफिक मटेरियल को डाइट में इंक्लूड करते हैं। तो फास्टिडियस और नॉन फास्टिडियस। सिंपल मीडिया मतलब उसके अंदर सारे तरह के सॉल्यूशन होंगे और वो मैक्सिमम बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेंगे, लेकिन फेवरेबल ऑप्टिमम ग्रोथ ऐसे मीडियाज में नहीं देखी जाती। तो सिंपल मीडिया जस्ट हेल्प इन लिविंग सर्वाइवेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो टेक्निकल टर्म है नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। ऐसा कल्चर मीडिया, ऐसा ग्रोथ करवाने वाला सॉल्यूशन, ऐसा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो कि सभी प्रकार के बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा दे, उसे हम लोग बोलेंगे नॉन फास्टिडियस बैक्टीरियल सॉल्यूशन, नॉन फास्टिडियस सॉल्यूशन फॉर बैक्टीरिया, दैट इज सिंपल कल्चर मीडिया। तो सिंपल कल्चर मीडिया में हम लोग यह समझ चुके हैं कि यह नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए यूज में आता है। अब यहां पर दूसरा वाला टाइप हम समझते हैं। दूसरे वाले टाइप को हम लोग बोलेंगे इनरिच्ड कल्चर मीडिया। इनरिच्ड कल्चर मीडिया। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं इनरिच्ड कल्चर मीडिया। इनरिच्ड कल्चर मीडिया में क्या होगा? सिंपली बात हमें ये याद रखनी है कि सिंपल कल्चर मीडिया प्लस एग वाटर, मतलब एग को डाइजेस्ट करके उसके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को, ब्लड को, चॉकलेट को। तो यहां पर क्या किया जाएगा? चॉकलेट मतलब हीटेड ब्लड, हीटेड ब्लड। माइक्रोबायोलॉजी में चॉकलेट एगार का मतलब होता है हीटेड ब्लड, गर्म किया हुआ ब्लड, उबला हुआ खून। समझना क्या है कि इनरिच्ड कल्चर मीडिया, यहां से अभी शायद या तो नागपुर एम्स की बात करें या पटना एम्स, दोनों में से क्वेश्चन आया था चॉकलेट अगार कौन से टाइप के कल्चर मीडिया का एग्जाम्पल होता है। चॉकलेट अगार जो है वह इनरिच्ड कल्चर मीडिया का एग्जाम्पल होता है। तो हमें यह याद रखना है कि इनरिच्ड कल्चर मीडिया में क्या होगा, इसकी डेफिनेशन है दिस इज अ कल्चर मीडिया विच कंटेन्स मोस्टली अ पार्ट दैट इज सिंपल कल्चर मीडिया बट ऑल्सो कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स which are highly nutritive, that is egg, water, blood and chocolate. Okay, now it's time for reading about a very important example, that is, आप लोगों ने नाम सुना होगा लॉफलर। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लॉफलर सीरम स्लोप। एक कल्चर मीडिया एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, लॉफलर सीरम स्लोप। लॉफलर सीरम स्लोप न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाता है। एक स्पेशल बैक्टीरिया के लिए हमेशा यूज लिया जाता है जिसका नाम है कोरिनीबैक्टीरियम। नाम सुना होगा ना, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या बोला था इसको? लॉफलर बेसिलाई। कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया को क्या कहा था? लॉफलर बेसिलाई। तो लॉफलर बेसिलाई की ग्रोथ करवाने के लिए जिस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस को हमने यूज किया है उसका नाम है लॉफलर सीरम स्लोप, जो कि ग्रोथ करवाएगा कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की। किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इनरिच्ड कल्चर मीडिया? इनरिच्ड कल्चर मीडिया जिसमें एग हो, ब्लड हो,
और चॉकलेट हो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल का नाम बताओ, लॉफलर सीरम स्लोप। दूसरा बात, लॉफलर सीरम स्लोप कौन से बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए काम में आता है? यह कोरिनी बैक्टीरियम की ग्रोथ के लिए काम में आता है। आई होप गाइज आप समझ चुके होंगे एनरिच्ड कल्चर मीडिया। अब पढ़ते हैं हम थर्ड टाइप के कल्चर मीडिया को, जो कि है हमारा सेलेक्टिव कल्चर मीडिया। सेलेक्टिव कल्चर मीडिया, अब यहां पर बात यह होती है, सेलेक्टिव कल्चर मीडिया के अंदर इस प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं कि ये ओनली स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को ही ग्रोथ करवाएगा। यानी कि आप न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन ले लें और न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन लेने के बाद उसमें 10 तरह के बैक्टीरिया को डाल दें, और मान लीजिए वो न्यूट्रिएंट का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के लिए स्टेबल है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के लिए ही काम में आएगा। ऐसी कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि वह जो कल्चर मीडिया है वो सेलेक्टिव कल्चर मीडिया होता है। तो ऐसे में हमें यह याद रखना है कि जो सेलेक्टिव कल्चर मीडिया है, वह सेलेक्टिव कल्चर मीडिया वह कल्चर मीडिया जो कि स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही सपोर्ट करे, उन कल्चर मीडिया को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव कल्चर मीडिया। तो सेलेक्टिव कल्चर मीडिया का, तो वह इस प्रकार का कल्चर मीडिया दैट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट इज, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? लॉरेंस्टीन जेनसन मीडियम। लॉरेंस्टीन जेनसन मीडियम, यह जो मीडियम है ओनली जिस बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला जो मीडियम होता है उस मीडियम का नाम है लॉरेंस्टीन जेनसन मीडियम। या लॉरेंस्टीन जेनसन मीडियम जो है वो सेलेक्टिव कल्चर मीडिया का एग्जाम्पल होता है। तो सेलेक्टिव कल्चर मीडिया क्या है? जो ओनली स्पेशल टाइप के, एक टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही शो करे। तो इस प्रकार हर बैक्टीरिया का अपना अपना सेलेक्टिव कल्चर मीडिया होता है। वो बैक्टीरिया बोलता है कि मैं इसी कल्चर मीडिया में ग्रोथ करूंगा, इसके अलावा न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन दोगे तो मैं ग्रोथ नहीं करूंगा। इस प्रकार के कल्चर मीडिया को हम लोगों ने बोला है सेलेक्टिव कल्चर मीडिया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर पर जो कल्चर मीडिया आएगा उसका नाम है ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया। ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया, तो ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया में हमें यह समझना है कि ऐसे मीडियम के अंदर अगर हम बैक्टीरिया को डाल दें, ऐसे मीडियम में अगर हम बैक्टीरिया को डाल दें तो इस मीडियम के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस मीडियम में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है, इसका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में ऐसा आएगा, इन विच टाइप ऑफ कल्चर मीडिया बैक्टीरियल काउंट रिमेन सेम। बैक्टीरियल काउंट रिमेन सेम, उस मीडिया को क्या बोलोगे? Identify the culture media in which bacterial count remain same, bacteria do not multiply. That type of media is also known as transport culture media. ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया में होता यह है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए हमें
एक स्पेसिफिक प्रकार के स्पेसिमेन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है। तो उस स्पेसिमेन के अंदर हम यह चाहते हैं कि इफ़ फॉर एग्जांपल मुझे बैक्टीरियल कल्चर करना है, बैक्टीरियल कॉलोनी काउंट करना है, किसी पर्सन को बैक्टीरेमिया हो चुका है, सेप्टिसेमिया हो चुका है, बैक्टीरेमिया की कंडीशन में, सेप्टिसेमिया की कंडीशन में हमें ब्लड के स्पेसिफिक ml के अंदर स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक नंबर ऑफ बैक्टीरिया को देखना है। फॉर एग्जांपल जब किसी पर्सन को यूटीआई हो जाता है तो यूटीआई की एग्जैक्ट डेफिनेशन सीडीसी के अकॉर्डिंग, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंट्रल, तो सीडीसी के अकॉर्डिंग अगर हम यूरिथ्राइटिस की बात करें, यूटीआई की बात करें तो 10⁵ किसी स्पेसिमेन के अंदर अगर 10⁵ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी mm³ के अंदर प्रेजेंट है, उसी इन्फेक्शन को बोला जाएगा यूरिथ्राइटिस। तो यह एक माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी यूरिथ्राइटिस की। तो हमें यह समझना है कि हमें बैक्टीरियल काउंट को रिमेन सेम, काउंट को सेम रखना है, बस बैक्टीरिया के कल्चर मीडिया के अंदर हमें स्पेसिमेन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के दौरान बैक्टीरिया को जिंदा रखना है, बैक्टीरिया को लाइव रखना है। तो लाइव रखने के लिए बट डू नॉट मल्टीप्लाई, जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करें, ऐसे कल्चर मीडिया को हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया। अब यहां से ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और जिनमें से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला हमें याद रखना है वेंकट रामन रामाकृष्णन कल्चर मीडिया। वेंकट रामन रामाकृष्णन कल्चर मीडिया। इस कल्चर मीडिया के अंदर जो बैक्टीरिया हमारा ग्रोथ करेगा, जिस बैक्टीरिया के स्पेसिमेन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा, उसका नाम होगा विब्रियो कॉलेरी। तो विब्रियो कॉलेरी के स्पेसिमेन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिस कल्चर मीडिया का हम प्रयोग करते हैं, उस कल्चर मीडिया को हम बोलते हैं वेंकटरामन रामाकृष्णन कल्चर मीडियम। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज पाइक्स मीडियम। पाइक्स कल्चर मीडियम, सॉल्यूशन का नाम है पाइक्स कल्चर मीडियम। तो होता क्या है कि पाइक्स कल्चर मीडियम में हम जिस प्रकार के बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रोथ करवाने के लिए जिस कल्चर मीडिया का हम प्रयोग करते हैं, और ग्रोथ करवाने का मतलब है कि उसकी लाइफ को स्टेबल रखवाना, उसकी लाइफ में उसके बैक्टीरियल काउंट को नहीं बढ़ाना, लेकिन उसको सर्वाइव करवाना। तो उसको सर्वाइव कराने के लिए जिस मीडिया का हम प्रयोग करते हैं उस मीडिया को हम लोग बोलते हैं पाइक्स मीडिया। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया के 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। पहला हो गया वेंकटरामन रामाकृष्णन मीडियम, इसका प्रयोग किया जाएगा विब्रियो कॉलेरी को ट्रांसपोर्ट करने में। पाइक्स मीडियम, इसका प्रयोग किया जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस के स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करने में। 4 कल्चर मीडिया हम पढ़ चुके हैं, सिंपल मीडिया, इनरिच्ड मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया और एंड फाइनली ट्रांसपोर्ट मीडिया। अब यहां पर हमें यह समझना है कि 5th नंबर के हमारे कल्चर मीडिया को, एक 5th नंबर पर हमारा कल्चर मीडिया है जिसका नाम है डिफरेंशिएटिंग कल्चर मीडिया। डिफरेंशिएटिंग कल्चर मीडिया वो कल्चर मीडिया होता है जो कि डिफरेंशिएट करता है 2 स्पेशल प्रकार के टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज को फर्मेंट कर देते हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर किसी स्पेसिमेन के अंदर लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया दोनों एक साथ हैं और हमें यह आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करता है और कौन सा बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता है, ऐसे में दोनों का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जिस प्रकार के कल्चर मीडिया की हमको जरूरत पड़ेगी उस कल्चर मीडिया का नाम होगा डिफरेंशिएटिंग कल्चर मीडिया। तो यहां पर हमें यह याद रखना है कि डिफरेंशिएटिंग कल्चर मीडिया जो होता है वो 2 अलग अलग प्रकार के टाइप ऑफ बैक्टीरियल ग्रुप्स को डिफरेंशिएट कर देता है।
तो वह कल्चर मीडिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, हमारे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं वो होते हैं नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। तो सिंपली क्या होगा, हम बैक्टीरिया के ग्रुप को लेंगे, एक कल्चर प्लेट को लेंगे, कल्चर प्लेट में न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन को डालेंगे, न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन को डालने के बाद मान लीजिए हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालेंगे। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालने के बाद, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालने के बाद कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, मान लीजिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पर एक साइड में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साइड में पिंक कलर की कॉलोनी बना लेते हैं। मान लीजिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साइड में जो है वो वॉयलेट कलर की कॉलोनी बना लेते हैं। तो ऐसे में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर वॉयलेट कलर की कॉलोनीज बना लेंगे, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मान लीजिए वो यहाँ पर येलो कलर की कॉलोनीज बना लेंगे। तो ऐसे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट मीडिया का यूज करके दो अलग अलग प्रकार की कॉलोनीज क्रिएट कर ली। ऐसे में रियली में ये होता है कि जो बैक्टीरिया पिंक कलर की कॉलोनी बना लेता है, जो बैक्टीरिया पिंक कलर की कॉलोनी बना लेता है, उन बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया येलो कलर की कॉलोनी बना लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। तो यहां पर हमने पढ़ा डिफरेंशिएटिंग कल्चर मीडिया। ऐसा कल्चर, इसकी डेफिनेशन अपने को एग्जाम में याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कल्चर मीडिया जो कि बैक्टीरिया को दो ग्रुप में, बैक्टीरियल कॉलोनी को, बैक्टीरियल टाइप को डिवाइड करता हो, जैसे कि लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। सिक्स्थ टाइप का कल्चर मीडिया हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, एन एरोबिक कल्चर मीडिया। एनारोबिक कल्चर मीडिया वो कल्चर मीडिया होगा जिस कल्चर मीडिया में सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेट एनएरोब, ऑब्लिगेट एनएरोब ही ग्रोथ करेंगे। तो अब एनएरोबिक कल्चर मीडिया वह कल्चर मीडिया जिसमें ऑब्लिगेट एनएरोब ग्रोथ करे, यानी कि ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, एनएरोब का मतलब होगा जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जो कि हमेशा ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रोथ करने वाले हैं। तो वो बैक्टीरिया जो हमेशा स्ट्रिक्टली, जिनको ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत मात्रा भी स्वीकार नहीं है, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे ऑब्लिगेट एनारोब। द बैक्टीरिया रिक्वायर कंप्लीट एब्सेंस, स्ट्रिक्टली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोब को ग्रोथ करवाने के लिए हमें जिस प्रकार की कल्चर मीडिया की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं एनारोबिक कल्चर मीडिया। और इस एनारोबिक कल्चर मीडियम से हमारे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन होगा, रॉबर्टसन, नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। ब्रोथ का मतलब होता है न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन। हमें यह याद रखना है कि रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग, कल्टिवेटिंग एंड कल्चरिंग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो हमारा जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये क्वेश्चन दिल्ली एम्स में एक बार डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी को ग्रोथ करवाने के लिए किस प्रकार के कल्चर मीडिया की जरूरत पड़ेगी। तो उसका एग्जाम्पल होगा, नाम होगा एनारोबिक कल्चर मीडिया। एनारोबिक क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एनारोबिक होता है, पहले भी बताया था। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा टिटनेस हो गया तो हमने कौन सी थेरेपी दी थी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि इसको तो स्ट्रिक्ट, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी को स्ट्रिक्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन की स्ट्रिक्ट एब्सेंस ही नहीं है तो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ग्रोथ भी नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन के अंदर हमें यह याद रखना है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी को ग्रोथ करवाने के लिए हमें जिस कल्चर मीडिया को नाम लेना पड़ेगा उसका नाम है
रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। और ये जो रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ है यह ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया के काम में आता है। ऐसे में सबसे फेमस टाइप ऑफ एग्जाम्पल कैटेगरी हमारे पास है एनारोबिक कल्चर मीडिया। सेवंथ टाइप की अगर हम लोग बात करें, एक छोटा सा कल्चर मीडिया है, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि उससे हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, 1-2 बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोगों ने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से समझना, 2 नाम बता रहा हूं। पहला नाम मैंने आप लोगों को पिछली वाली क्लास में बताया होगा, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। पहला होता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस और दूसरा नाम है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के अंदर तो हम लोगों ने यह देखा था कि बैक्टीरिया अपने अंदर उस प्रकार के जीन्स को, उस प्रकार के एंजाइम्स को डेवलप कर लेता है जिससे कि एंटीबायोटिक उसकी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं दर्शा पाती, कोई भी इफेक्ट नहीं दर्शा पाती। इस प्रकार के रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। लेकिन सामने की तरफ हम देखें एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, उल्टा है जैसे इसका। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो मैंने आपको एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पुरानी क्लास में पढ़ा दिया है, अभी नई वाली क्लास में पढ़ रहे हैं हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। यानी कि कोई एंटीबायोटिक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर पाएगी या नहीं, कोई एंटीबायोटिक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर पाएगी या नहीं, इस प्रकार की कैपेसिटी, ड्रग की इस प्रकार की कैपेसिटी को चेक करने के लिए हम जिस कल्चर मीडिया का प्रयोग करते हैं उस कल्चर मीडिया का एक एग्जाम्पल याद रखना, उसे हम लोग बोलते हैं मुलर हिंटन अगार। क्या बोलना है भाई? मुलर हिंटन अगार। मुलर हिंटन अगार वो अगार हो गया जिसके अंदर हम करेंगे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। यानी कि बैक्टीरिया को भी डाल देंगे, एंटीबायोटिक को भी डाल देंगे। अब वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्रॉस कर पाएगी या नहीं, बैक्टीरिया को किल कर पाएगी या नहीं। तो यानी कि किसी भी ड्रग की, कीमोथेरेपेटिक ड्रग की या फिर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग की एफिकेसी को चेक करने के लिए कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकती है या नहीं, जिस मीडियम का प्रयोग करेंगे उस मीडियम का नाम बड़े सम्मान के साथ यहां पर लिया जा रहा है मुलर हिंटन अगार। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो यहां पर हमने अभी 7 प्रकार के कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ा है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल मीडिया, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था एनरिच्ड मीडिया, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा सेलेक्टिव मीडिया, चौथा हम लोगों ने यहां पर पढ़ा डिफरेंशिएटिंग मीडिया, फिर हमने पढ़ा एनारोबिक मीडिया, फिर हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा मुलर हिंटन अगार। ऐसे के अंदर अगर हमें याद रखना हो तो हम एक और चीज को याद रखने की कोशिश करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था सेलेक्टिव कल्चर मीडिया, वहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं। सेलेक्टिव कल्चर मीडिया, तो मैंने आप लोगों को बताया था सेलेक्टिव कल्चर मीडिया का पहला एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को बताया था वो था लॉरेंस्टीन जैनसन कल्चर मीडिया। इस कल्चर मीडिया में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने वाला है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। देखो पूरे कल्चर मीडिया से अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो एक चीज याद रखना, अगार। अगार क्या है? सॉलिडिफाइंग एजेंट, 2% कंसंट्रेशन इसकी यूज लेनी। एक चीज याद रख लोगे, याद रख लेना, ये क्वेश्चन आएगा। दूसरी चीज जो याद रखने वाली है चॉकलेट अगार। कौन सा कल्चर अगार? कौन सा कल्चर मीडिया? इनरिच्ड कल्चर मीडिया। इनरिच्ड का मतलब स्पेशल न्यूट्रिएंट हो, न्यूट्रिएंट ज्यादा हो। दूसरा क्वेश्चन चॉकलेट वाला। तीसरा लॉफलर सीरम स्लोप, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए? लॉफलर बेसिलाई के लिए। कौन है लॉफलर बेसिलाई? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। याद हो गया? अब मेरी बात सुन लो। उसके बाद कुछ भी याद नहीं रखना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है, लॉरेंस्टीन जैनसन कल्चर मीडिया दैट इज यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। लॉरेंस्टीन जैनसन कल्चर मीडिया। अब इसी के अंदर एक और एग्जाम्पल जो एक बार एग्जाम में एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया वो था WBBS कल्चर मीडिया।
सर ये कौन सा मीडिया है? अरे भैया ये वो मीडिया है जिस मीडिया के अंदर हमारा साल्मोनेला टाइफी ग्रोथ करने वाला है। कौन ग्रोथ करने वाला है? साल्मोनेला टाइफी। सर फुल फॉर्म तो बता दो। एमबीबीएस नहीं है भैया, ये डब्ल्यूबीबीएस है, यानी कि विल्सन ब्लेयर बिस्मथ सल्फाइड। विल्सन ब्लेयर बिस्मथ सल्फाइड यह कल्चर मीडिया जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाएगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम होने वाला है हमारे पास साल्मोनेला। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ के लिए जो मीडिया हमारे पास में काम आने वाला है उसका नाम है विल्सन ब्लेयर बिस्मथ सल्फेट मीडिया। एक बार मैं आपको एग्जांपल्स के साथ, सभी के एग्जांपल के साथ, टेबल के साथ मैं आपको सारे एग्जांपल्स क्लियर कर देता हूं। पहला रिवाइज करवा देते हैं एक बार। सिंपल कल्चर मीडिया, सिंपल में क्या याद रखोगे? नॉन फास्टिडियस के लिए, नॉन फास्टिडियस के लिए। पॉइंट नंबर 2 इनरिच्ड। इनरिच्ड में क्या याद रखना है हम लोगों को? इनरिच्ड कल्चर मीडिया का एग्जांपल लॉयफ्लर, सीरम, स्लोप। थर्ड सेलेक्टिव कल्चर मीडिया। सेलेक्टिव में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है? एलजे लोवेंस्टीन जेनसन मीडिया किसके लिए? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के लिए। और साथ में हमको क्या याद रखना है? WBBS किसके लिए? साल्मोनेला के लिए। देखो हार्ड टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंट अलग सा टॉपिक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि ये लोवेंस्टीन जेनसन मीडिया किसके लिए? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के लिए। लवलेट सीरम स्लोप किसके लिए? कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही ज़्यादा मजे के साथ, एंजॉय करते हुए समझ में आ रहा है। और इसी के साथ फिर हम पढ़ लेते हैं चौथा टॉपिक जो है, चौथा मीडिया जो है हमारा वो है ट्रांसपोर्ट मीडिया। अरे भैया ट्रांसपोर्ट मीडिया में ऐसा मीडिया जिसमें बैक्टीरियल काउंट रिमेन सेम, दो ही है हमारे। भगवान राम का नाम याद करोगे ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कौन सा? वेंकटरामन रामकृष्णन मीडियम। वीआर मीडिया वेंकटरामन रामकृष्णन मीडियम किसके लिए? विब्रियो कॉलेरी के लिए। और दूसरा कौन सा मीडियम था हमारा? पाइक्स मीडियम। ये पाइक्स मीडियम किसके लिए था? स्ट्रेप्टोकोकस के लिए। 4 एग्जाम्पल। पांचवा हमारा मीडिया कौन सा था? डिफरेंशिएटिंग कल्चर मीडिया। डिफरेंशिएटिंग कल्चर मीडिया, यह डिफरेंशिएटिंग कल्चर मीडिया किसके लिए था? लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए। और लास्ट में 6 नंबर पर अगर हमें लोगों को याद रखना हो, 6 नंबर पर हम लोगों को याद रखना हो मुलर हिंटन अगार। भूलोगे तो नहीं ना? मुलर हिंटन अगार किसके लिए था? वो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए जो अगार था उसका नाम था मुलर हिंटन अगार। ठीक है, और फाइनली 7वें नंबर का अगर मैं आप लोगों को बता दूं, 7वें नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा था एनारोबिक कल्चर मीडिया। और एनारोबिक पर क्या याद रखना है? एनारोबिक पर रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। यानी कि ट्रिक क्या हो गई यार? रोबोट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, एनारोबिक हो गया ना रोबोट, तो रोबोट के लिए कौन सा मीट? रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ किसके लिए हो गया? एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए। तो ट्रिक क्या हो गई? रोबोट के लिए हमने कौन सा मीडियम यूज किया है? हमने एनारोबिक कल्चर मीडियम हमने यूज किया है। इसी प्रकार से ट्रिक क्या हो गई? इनरिच्ड। लोफर रिच होता है, लोफर आदमी अमीर होता है। और कहाँ के आदमी लोफर होते हैं? कोरिया के आदमी लोफर होते हैं। तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, लॉफलर सीरम स्लोप और रिच। कोरिया के आदमी लोफर होते हैं और लोफर जो है वो इधर उधर से पैसा कमा करके रिच हो जाते हैं। तो इनरिच्ड भी आपको याद हो गया, आपको एनारोबिक रोबोट वाला एग्जांपल भी याद हो गया। सिंपल सी बात है। ट्रांसपोर्ट, अब आप ध्यान रखना, आप गाड़ी लाओगे तो गाड़ी पी के मत चलाना। पाइक्स मीडियम, गाड़ी पी कर मत चलाना। पाइक्स मीडियम पी के नहीं चलाएंगे, फिर कैसे चलाओगे? राम का नाम लेकर के, वेंकटरामन राम का नाम लेकर के गाड़ी चलाना। वेंकटरामन रामकृष्णन मीडियम कौन सा कल्चर मीडियम? ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडियम। एंड सेलेक्टिव कल्चर मीडिया, आपका सिलेक्शन हुआ, लोगों का एमबीबीएस में होता है, सब आपका सिलेक्शन हुआ है WBBS में। तो आप किस पर नाचोगे? डीजे पर नहीं, एलजे पर नाचोगे। ठीक है, लाइट जोगी, यानी कि बहुत सारी लाइट्स के बीच में नाचोगे। तो सिंपल सी बात यह है कि आप लोगों को मैंने ट्रिक से भी बता दिया है, रिवाइंड कर लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा।
यह था हमारा टॉपिक कल्चर मीडिया। अब साथ में कुछ एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक है हैंड हाइजीन मूवमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमएससी एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, इसीलिए बड़ी बड़ी भारी भारी संभावनाएं बन रही है इसके नॉर्थ सेट में आने की। नया एग्जाम आ गया नॉर्थ सेट, पहले नॉर्थ सेट को क्वालिफाई कर लो, नॉर्थ सेट के बाद नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। देखो मेरी एक बात ध्यान से समझना, अब आप लोग बड़े चिंतित होंगे कि सर नोट सेट आ गया है, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात, आप लोगों को मेनली एक ही चीज पर फोकस करना है, वो है इस टाइम पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, 80-20 आ गया है सर, पेपर का पैटर्न क्या होगा सर, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सर, इमेजेस में क्या पूछेगा सर, क्वेश्चन नर्सिंग केयर से रिलेटेड होंगे। यार ये सब चीज़ें ना एग्जामिनर के हाथ में, आपके हाथ में तैयारी करना। तो अभी आपको सारी की सारी समस्याओं को, चिंताओं को, आशंकाओं को, नेगेटिवरी को, फियर को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, सबको साइड में रखना है। और इस टाइम अपने आप को स्पेशल टॉपिक्स जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ो, ठीक है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को पढ़ो, एसिड बेस इम्बैलेंस को पढ़ो, ईडीडी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर पहले फोकस करना है, बाकी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको रेगुलर बताता रहूंगा। लेकिन अभी आपको ये देखना है हैंड हाइजीन मूवमेंट। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, यार पिछले वाले लेक्चर में क्या हुआ था, अपन ने इसको लेट नाइट को रिकॉर्ड किया था, 12-1-2 बजे की बात है, बसों से आ रहे जा रहे हैं, तो लेट नाइट को मैं आया, तो उसमें कहीं एक अपने से एक थोड़ा सा जो है वो लेक्चर के अंदर वर्डिंग चेंज हो गई थी, शिक टेस्ट और डिक टेस्ट वाला, शिक टेस्ट और डिक टेस्ट वाला। तो इनमें से क्या होता है, डिक टेस्ट डिफ्थीरिया के लिए और शिक टेस्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, शिक टेस्ट और डिक टेस्ट, इसमें आप लोगों से कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को अपन क्लियर कर चुके हैं, मतलब अपने जो नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख लेना। इसी प्रकार से एसिटिल कोलिन, एक्सोटॉक्सिन और गाबा जो है, एक्सोटॉक्सिन गाबा के रिसेप्टर पर काम करने वाला एक्सोटॉक्सिन और एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर पर काम करने वाला एक्सोटॉक्सिन, इसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो कन्फ्यूजन आप लोगों को हुआ है, वह भी कन्फ्यूजन आप नोट से क्लियर कर लेना, यानी कि अपने जो नोट्स में लिखा हुआ वो एकदम एक्यूरेट। ठीक है, आइए हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, हैंड हाइजीन मूवमेंट। अभी टॉपिक कंप्लीट करवा लेते हैं, फिर हम हमारे, अगर आप लोगों को जितने भी डाउट्स आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और आपका नाम मैसेज कर सकते हैं। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि आपके डाउट्स का सॉल्यूशन क्या क्या था। ठीक है, तो शिक टेस्ट, डिक टेस्ट, वो रिसेप्टर वाला क्वेश्चन, किसी को हाइपर सेंसिटिविटी में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, इन सबको मैं एक नेक्स्ट वीडियो लूंगा डाउट वाली, उसमें मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। अभी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी लास्ट माइक्रो की क्लास है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 घंटे में ये वाली क्लास हमारी कंप्लीट हो जाए, ताकि हम जो है माइक्रो को इसी लेक्चर में कंप्लीट करें और नेक्स्ट जो सीरीज है उससे हम नए टॉपिक को या फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें। इसीलिए हम फोकस कर देते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज हैंड हाइजीन मूवमेंट। क्या होती है हैंड हाइजीन मूवमेंट, ध्यान से समझना। यार एक टर्म है, पहली वाली तो हो गई हैंड हाइजीन मूवमेंट, ठीक है। यार दूसरी टर्म है अपने पास हैंड वॉश, और यार तीसरी टर्म है अपने पास हैंड रब। मेरे को यार एक बात बताओ, ये क्या होती है, हैंड हाइजीन मूवमेंट क्या है, हैंड वॉश क्या है और हैंड रब क्या है, बता सकते हो? हाँ बताओ, पता फिर तो हैंड हाइजीन मूवमेंट क्या होती है। हैंड हाइजीन का मतलब है कि हम हाथ जो धो रहे हैं, हाथ धोने के टाइम हम हाथों को कैसे चलाएंगे, वो वाली मूवमेंट क्या हैंड हाइजीन मूवमेंट है क्या? नहीं, नहीं, ध्यान से समझना। एक और वर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपका पूरा डाउट ही खत्म हो जाएगा, स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। तो स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग जो है वो हैंड वॉशिंग की होती है, मतलब हैंड हाइजीन मूवमेंट अपने आप में अलग टॉपिक है, हैंड वॉशिंग अलग
है और हैंड रब अलग है। ध्यान से समझना, हैंड रब, हैंड रब का मतलब होता है अल्कोहल सॉल्यूशन का प्रयोग करना और हैंड्स को रब कर लेना। अल्कोहल जैसे हम स्टेरिलियम लिया हमने, जो भी सैनिटाइजर लिया और उससे हमने हाथों को रब कर लिया, इस प्रकार के हैंड सैनिटाइजेशन को हम लोग बोलते हैं हैंड रब। हैंड रब का यूजुअल ड्यूरेशन होना चाहिए 20 to 30 सेकेंड, और जो भी हम हैंड रब करेंगे उसका आइडियल सॉल्यूशन होगा 70% अल्कोहल उस सॉल्यूशन में होना चाहिए और 3 to 8% क्लोरहेक्सिडीन होना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है 60% होना चाहिए एथनॉल और 70% होना चाहिए आइसोप्रोपेनॉल। क्या बोल रहे हो सर? देखो ध्यान से समझना, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हैंड हाइजीन मूवमेंट, तो मैंने कहा 2 मिनट हैंड हाइजीन मूवमेंट को भूल जाओ, पहले आप इधर आ जाओ हैंड रब के ऊपर। व्हाट इज हैंड रब? सैनिटाइजर हाथों में लिया, हाथों को रगड़ दिया, हैंड रब। हैंड रब में साबुन का प्रयोग नहीं किया जाता। अब ध्यान से समझना, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैंड रब का आइडियल ड्यूरेशन 20 to 30 सेकेंड। अब भैया एम्स दिल्ली वाला बड़ा समझदार है, आपसे बोलेगा एट लीस्ट, अरे एट लीस्ट बताओ, एट लीस्ट कितना होना चाहिए, तो उसके अंदर हमें आंसर देना है 20 सेकेंड। ठीक है, 20 to 30 सेकेंड वाला यहां पे समझना। हैंड रब, एल्कोहल के साथ हाथों को धोना। अब उसमें ध्यान से समझना, ये बोलता है कि 70% एल्कोहल होना चाहिए, लेकिन भैया एल्कोहल में भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपसे बोला एथेनॉल कितना परसेंट होना चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट एथेनॉल कंसंट्रेशन शुड बी, आइडियल एथेनॉल कंसंट्रेशन शुड बी 60% एथेनॉल होना चाहिए, और अगर एथेनॉल नहीं है ना तो फिर भैया 70% होना चाहिए आइसोप्रोपेनॉल। 70% क्या होना चाहिए हैंड रब के लिए? आइसोप्रोपेनॉल। अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने के लिए क्लोरहेक्सिडीन को यूज किया गया, डेटॉल, डेटॉल में क्या होता है? क्लोरहेक्सिडीन। तो क्लोरहेक्सिडीन का कितना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए? 3 to 8%। ये हो गया हैंड रब। ठीक, सामने क्या लिखा हुआ है? हैंड वॉश, साबुन से हाथों को धोना। साबुन से हाथों को धोना कहलाएगा हैंड वॉश, जैसा कि सभी जानते हैं। अब इसमें अपने को यार एक ही चीज याद रखनी है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग शुड, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग शुड बी 40 to 60 सेकेंड। 40 to 60 सेकेंड, 40 से लेकर के 60 सेकेंड। आपको अभी एक बार दिल्ली एम्स का जो 19 का एग्जाम हुआ उसने तो ये भी पूछ लिया, हैंड वॉश का मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए 1 मिनट 40 सेकंड 60 सेकंड। तो ऑप्शन में लिखा, क्वेश्चन में था एटलीस्ट ड्यूरेशन शुड बी, एटलीस्ट ड्यूरेशन शुड बी 40 सेकंड। बोलता है कौन? WHO। 40 सेकंड तो हाथ धोने ही धोने हैं, तो हैंड वॉशिंग का एटलीस्ट ड्यूरेशन हो गया 40 to 60 सेकेंड। इसी में अगर कोई आपसे बोले सर्जिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग का मिनिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 3 to 5 मिनट। 3 to 5 मिनट। तो पहला समझ गए हैंड रब क्या होता है? अल्कोहल से धोना। हैंड वॉशिंग क्या होता है? साबुन से धोना। दोनों से 2-2 क्वेश्चन, 20 से 30 सेकेंड हैंड रब के, 40 से 60 सेकेंड हैंड वॉश के। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हैंड हाइजीन मूवमेंट। हैंड हाइजीन मूवमेंट का मतलब होता है हाथ कब कब धोने हैं। हाथ कैसे धोने हैं नहीं, कैसे धोने हैं मतलब स्टेप। मैं आपको स्टेप नहीं पढ़ा रहा हूं, कब कब धोने हैं, हाथ कब कब धोने हैं, इस ड्यूरेशन को अगर हमें डिसाइड करना हो तो उन्हें हम लोग बोलेंगे हैंड हाइजीन मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी होती है, कितनी होती है हैंड हाइजीन मूवमेंट भैया? अरे भैया हैंड हाइजीन मूवमेंट जो होती है ना वो तो 5 होती है। कितनी होती है हैंड हाइजीन मूवमेंट? 5 होती है। हैंड वॉशिंग की स्टेप तो 7 होती है। स्टेप्स की बात नहीं कर रहे, हाथ कब कब धोने। अब देखो हाथ कब कब धोने तो कैसे याद रखेंगे? ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ATP, ए देखो ATP
AP, ATPS, BTP, BP। क्या होता है सर? देखो इसको याद रखने की ट्रिक मैं बताता हूं। बाप BTP, आप ATP, ATPS। सर क्या है ये सब? मतलब थोड़ा अपन ने मजाक कर लिया ताकि है ना आपको याद रहे, थोड़ा घुमा फिरा के पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? BP। तो देखो याद ध्यान से समझना। बिफोर प्रोसीजर। आपको हाथ कब धोने हैं? बिफोर प्रोसीजर, पहला पॉइंट। दूसरी बात, आपको हाथ कब धोने हैं? बिफोर टचिंग पेशेंट। तीसरा, आपको हाथ कब धोने हैं? आफ्टर प्रोसीजर। आपको हाथ कब धोने हैं? आफ्टर टचिंग पेशेंट। और आपको हाथ कब धोने हैं? आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। ठीक है, हाथ कब कब धोने हैं। तो ओवरऑल मेरे को एक बात बताओ, कितनी स्टेप हो चुकी हैं हमारे हैंड हाइजीन मूवमेंट में? 1 2 3 4 5। व्हाट इज ए हैंड हाइजीन मूवमेंट? ऐसी मूवमेंट, ऐसी एक्टिविटीज जो हमें बताए कि हमें हाथ कब कब धोने। अब मेरी बात ध्यान से समझना, पेपर में क्वेश्चन आएगा लेकिन वो आपसे बोल देगा बिफोर, मतलब पूरे के पूरे ऑप्शंस को गड़बड़ा कर देगा। तो आपको एक्यूरेटली याद रखना है। और एक्यूरेट याद रखने की ट्रिक क्या हो गई? एक्यूरेट याद रखने वाली जो ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लोग यहां पर कहेंगे, सिंपल सी बात है, बीपी, बीटीपी, एपी, एटीपी और एटीपीएस। तो यहां पर इसको याद रखने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम लोगों ने क्या बोला है? बाप बीटीपी, आप एटीपी, एटीपीएस। बाप मतलब बिफोर प्रोसीजर। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया, बाप। दूसरा क्या होगा? बाप पीटीपी, बिफोर टचिंग पेशेंट। बाप बीटीपी, आप आफ्टर प्रोसीजर। एटीपी, आफ्टर टचिंग पेशेंट। एटीपीएस, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। यहां तक हम लोग टोटल कंटेंट को पढ़ चुके हैं। और यहां पर अब हम फाइनली जिस चीज को पढ़ने वाले हैं उसे हम लोग बोलेंगे निडल स्टिक इंजरी। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हैंड वॉशिंग क्या होता है, हैंड हाइजीन मूवमेंट क्या होता है, और अब हम पढ़ेंगे निडल स्टिक इंजरी के बारे में। व्हाट इज निडल स्टिक इंजरी? यस, देखिए सिंपल सी बात है, निडल क्या, हमारे हाथों में प्रिक हो जाना, उससे हम लोग बोलेंगे निडल स्टिक इंजरी। अब ये जो निडल होती है, अगर वो कॉन्टामिनेटेड है, किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ चुकी है, हमने कोई प्रोसीजर किया है, हमारे हाथ ब्लड में, पस में, यूरिन में हो रहे हैं, ऐसे में अगर हमें निडल स्टिक इंजरी होती है तो हमारे स्किन रूपी बैरियर जो है वो रप्चर हो जाता है। और स्किन के रप्चर होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सीधी एंट्री, डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है हमारी बॉडी के अंदर। और हमारी बॉडी के अंदर होता है कल्चर मीडिया, उस कल्चर मीडिया की वजह से वो माइक्रो हमारी बॉडी में क्या कर सकता है? अच्छी ग्रोथ कर सकता है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को याद रखना है कि यार निडल स्टिक इंजरी वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाती है तो हमें क्या क्या करना है, वो सब चीज़ें आपको सेलेक्ट होने के बाद बताएगा आपका इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट। हम आपको बताएंगे सिलेक्शन करवाने तक का प्रोसीजर, यानी कि निडल स्टिक इंजरी से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पहला, अगर किसी पर्सन को निडल स्टिक इंजरी हो गई तो बताओ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कितना कितना होता है। अब ध्यान से समझना, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम बात करें, हमारे 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, 3 वायरस है जिनका रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन सर्वाधिक होता है। पहला होता है हीपेटाइटिस बी, दूसरा होगा हमारा हीपेटाइटिस
सी, और तीसरा जो होगा वो होगा हमारा HIV। ऐसा बोला जाता है कि हेपेटाइटिस बी के बारे में, अगर 3 पेशेंट को हेपेटाइटिस बी की निडल प्रिक हो जाए, उनमें से एक पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हो जाता है। ऐसा दुनिया के अंदर आंकड़ा देखा गया है, यानी कि कहा जाए रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कितना है, 1:3। इसी प्रकार कहा जाता है हेपेटाइटिस सी के बारे में, ऐसा कहा जाता है कि 30 लोगों को निडल प्रिक हुई है दुनिया में, मान लो, तो 30 में से एक को ही होता है कौन, हेपेटाइटिस सी। तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, 1:30। और ऐसा कहा जाता है HIV के बारे में, अगर 300 लोगों को HIV की निडल प्रिक हुई है तो एक को ही होता है HIV। तो ध्यान रखना, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और GI के वार्ड में काम कर रहे हो, GI सर्जरी के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, PICU में काम कर रहे हो, वहाँ पर हेपेटाइटिस के पेशेंट बहुत सारे आते हैं, मेडिसिन में आते हैं। ऐसे में हेपेटाइटिस के पेशेंट, जॉन्डिस के पेशेंट की निडल प्रिक हो गई साहब आपको, अरे याद रखना जॉन्डिस के पेशेंट को हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है और BP हो सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर 1:3 यानी कि 3 लोगों को निडल चुभती है तो एक को तो हेपेटाइटिस बी हो जाता है, ध्यान रखना। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको बचना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। पहले इतना समझ लो। अब इसके बारे में एक और, अगर ये चीजें परसेंटेज में पूछे तो 6 to 30%, 6 to 30% जो होता है वो होता है रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो है वह हेपेटाइटिस बी के केस में होता है 6 to 30%। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा हेपेटाइटिस सी है इसका रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन होता है 3%, और यहां पर अगर HIV के केस में बात की जाए तो इसका रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन होता है 0.3%। परसेंटेज में पूछेगा तो क्या याद रखोगे, 6 to 30% हेपेटाइटिस बी का, 3% हेपेटाइटिस सी का रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि निडल प्रिक हो गई तो एवरेज रेशो क्या आ रहा है, एवरेज रेट क्या आ रहा है, एवरेज इंसिडेंट्स क्या देखे गए, एपिडेमियोलॉजी क्या देखी गई। HIV के केस में याद रख लो 0.3%। अब यार एक क्वेश्चन जो BHU में आया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज पहला तो ये क्वेश्चन यहां पर आता है, अगर मान लो एक पर्सन को HIV वाले इन्फेक्टेड पर्सन की निडल प्रिक हो जाती है तो निडल प्रिक होने के बाद वो खाली तो बैठेगा नहीं, उसको इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के पास जाना पड़ेगा। अब वो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम बोलेगी अरे यार तुझे तो HIV वाले की निडल प्रिक हो गई, रामबू तुझे HIV होने के चांसेस है, ऐसा कर हम तेरे को कुछ गोलियां देते हैं, उन गोलियों से इनिशियली तो बच सकता है, अगर तूने उन गोलियों को प्रॉपरली लिया तो बच जाएगा। ऐसे में क्वेश्चन आएगा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, PPE, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। देखो जानते हो ना क्या है, पोस्ट एक्सपोजर निडल प्रिक हो गई, एक्सपोजर, प्रोफाइलैक्सिस यानी कि होने नहीं देना। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस HIV का कितनी देर में स्टार्ट कर देना चाहिए, आइडियली भैया गाइडलाइन चेंज हो गई 2018 में, 2 घंटे में स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसे आएगा स्टार्टेड जस्ट विद इन 2 hours, 2 घंटे में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट कर देना चाहिए। इन केस there is no facility to start it, definitely started within, कितने घंटों में इसको स्टार्ट कर ही देना चाहिए, 72 hours। अब यह लैंग्वेज का ही खेल है। BHU ने क्वेश्चन दिया था HIV वाले पर्सन की निडल प्रिक हो गई, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कितनी देर में स्टार्ट करोगे, ऑप्शन में 2 घंटे भी थे और 72 घंटे भी थे। पूरी दुनिया को याद था 72 घंटे, क्योंकि पुरानी गाइडलाइन 72 घंटों की थी। लेकिन जो हमारी बुक है के पार्क के 25वें एडिशन के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जस्ट विद इन, अगर निडल प्रिक हो गई तो हमें 2 घंटे के अंदर अंदर 2 घंटे के अंदर अंदर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करना है। इन केस अगर 2 घंटे में मेडिसिन नहीं है तो डेफिनेटली तो स्टार्ट कर ही देना, डेफिनेटली स्टार्टेड विद इन 72 hours। तो ध्यान रखना ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, खुशी खुशी 72 घंटे मत लगा के आना, 2 घंटे वाला ऑप्शन दिख रहा हो तो उसी को लगा के आना। नई गाइडलाइन, करंट गाइडलाइन इसी को सही मान रही है। 2018 BHU ने साबित कर दिया, उसकी आंसर शीट भी आई थी, उसमें आंसर माना गया 2 hour। क्लियर।
निडलिस्टिक इंजरी। एक और क्वेश्चन अगर आ जाए यार, किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी वाले की निडल प्रिक हो जाए तो फिर उसको जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में जो ड्रग दी जाती है ना, उस ड्रग का नाम होता है टेनोफोविर। टेनोफोविर इज ड्रग ऑफ चॉइस। टेनोफोविर इज ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ प्रोफाइलैक्सिस ऑफ हेपेटाइटिस बी। ड्रग ऑफ चॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो टेनोफोविर। तो ये टॉपिक था हमारा निडलिस्टिक इंजरी। ज्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है, बस रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन पूछेगा 1:3, 1:30, 1:300, 6-30%, वो रेशो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यार एक और क्वेश्चन, जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो तो पढ़ाई देते हैं आपको। आप लोगों ने सुना होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम लोग कई बार बोल देते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सिंपल सी बात है, तो सभी जानते हैं नोजो का मतलब क्या होता है, डिजीज। इसीलिए इन्फेक्शियस डिजीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोसोलॉजी। ये ध्यान रखना, नोजोलॉजी जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज की स्टडी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं नोजोलॉजी। अब यहां पर समझने वाली बात जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यह है कि किसी हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कितना है, कौन कौन सा इन्फेक्शन कम करना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स पर अपना अटेंशन जो है वो देना चाहिए, जिससे कि हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट्स को प्रॉपर केयर मिले, उन्हें हॉस्पिटल की वजह से इन्फेक्शन ना हो। ऐसे में कुछ 4 क्राइटेरियाज होते हैं, उन 4 क्राइटेरियाज को हमें याद रखना है। उन क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया हमें याद रखना है CAUTI। CAUTI। दूसरा हम लोगों को जो याद रखना है B-क्लैप्सी। तीसरा हम लोगों को याद रखना है वैप। और चौथा हम लोगों को याद रखना है SSI। क्या है सर ये? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सर्विलांस। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सर्विलांस। किसी भी हॉस्पिटल में हो रहे इन्फेक्शन को कैसे मॉनिटर करेंगे, किन किन क्राइटेरिया के आधार पर हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इस हॉस्पिटल में बढ़ रहा है, ऐसे में उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए 4 क्राइटेरिया होते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इतना सा याद रखना है CAUTI। 4 क्राइटेरिया के नाम याद रखना, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दूसरा क्लैप्सी, सेंट्रल लाइन। नाम जानते हो सेंट्रल लाइन का? सेंट्रल लाइन तो नाम सुना होगा, बहुत फेमस हो रही है आजकल। जब किसी पर्सन के अंदर कैनुलर का यूज नहीं करना हो आईवी एक्सिस के लिए, तो हम क्या करते हैं, जुगुलर वेन को यूज करते हैं आईवी एक्सिस के लिए। उस जुगुलर वेन जो है वो डायरेक्ट जाकर के हमारी सेंट्रल लाइंस में खुलती है, राइट एट्रियम में जाकर के उसका कॉन्टेक्ट होता है, उसको सेंट्रल लाइन बोलते हैं। तो सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को बोलते हैं क्लैप्सी। मेरा फुल फॉर्म पूछ लेगा, दिल्ली एम्स वाला है वो कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे के अंदर याद रखना क्लैप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। और वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से याद रखना, अगर आपको पेशेंट को बचाना है, हेड ऑफ बेड शुड बी एलिवेटेड 25 डिग्री। इस बार आएगा ये क्वेश्चन गारंटेड, 100% आएगा। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए नर्सिंग केयर मात्र इतनी सी होनी चाहिए, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड शुड बी मोर देन 25 डिग्री। अजी समझ गए क्या? चौथा क्राइटेरिया है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जहां पर इंसिजन लगाया हुआ था उस जगह पर इन्फेक्शन का हो जाना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझो। क्या पढ़ा हम लोगों ने सब्जेक्ट अभी तक? माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों ने यह पढ़ा अभी तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से थे। हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बात की कि ऑटोक्लेव का फादर कौन था, चार्ल्स चैम्बरलेन था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन कौन थे, माइक्रोबायोलॉजी के इन्वेंशन किस किस ने किए। उसके बाद हम लोगों ने बात किया बैक्टीरिया क्या था, बैक्टीरिया को पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कल्चर मीडिया को पढ़ा, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को पढ़ा। इन सबको पढ़ने के बाद हमने एक्सोटॉक्सिन पढ़ा, एंडोटॉक्सिन पढ़ा, स्पोर पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कल्चर मीडिया जैसे टॉपिक को पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इम्यूनिटी को पढ़ा,
इम्यूनिटी हमने एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ी है, हमने पैसिव इम्यूनिटी पढ़ी है, हमने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा, एंटीजन के बारे में पढ़ा, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में पढ़ा। तो अभी तक कंप्लीट हम लोगों ने यहाँ पर, और मैं आप लोगों को बता दूँ फंगस के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरस के बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ओवरऑल हम माइक्रोबायोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं। एसोसिएटेड टॉपिक जैसे स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन, याद रखना स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टरलाइजेशन एडिक्वेसी, उनके स्टरलाइजेशन एडिक्वेसी, उनके वो किस बॉडी के कांटेक्ट में आती है, बॉडी के किस पार्ट के कांटेक्ट में आती है, उसके बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन तैयार किया उस क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने बोला है स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन। क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, याद आ रहा होगा ना, सेमी क्रिटिकल जैसे कि क्रिटिकल डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं जो स्टरलाइट कैविटी में जाए, सेमी क्रिटिकल जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, सेमी क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल जो हमारी बॉडी के सरफेस में है, बीपी कफ। स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन भूलना मत। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल्चर मीडिया बता दिया, कल्चर मीडिया के बाद बताया निडल स्टिक इंजुरी, इसका कितना परसेंटेज है, HIV का 1:1:300 क्या था, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। उसके बाद आप लोगों को हमने पढ़ा हैंड हाइजीन मूवमेंट। अरे ये स्टेप नहीं होती हैंड हाइजीन मूवमेंट, हैंड हाइजीन मूवमेंट जो होती है वो होती है हाथ कब कब धोना है, ATP आप, BTP बाप, ATPS, यस और नॉट, यस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सर्विलांस, यानी कि कैथेटर एसोसिएटेड UTI, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। दीज आर 4 क्राइटेरिया टू डिसाइड एनी टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन मेडिकल केयर यूनिट। माइक्रोबायोलॉजी यही तक थी। जितने भी डाउट्स हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है, मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। स्पोर वाला डाउट, सॉरी आपका शिक टेस्ट डिक टेस्ट वाला डाउट नोट से क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर डाउट है। सभी स्टूडेंट ध्यान देना, जिसने भी वो टॉपिक पढ़ा हो, शिक टेस्ट और डिक टेस्ट नोट से पढ़ लेना, सही लिखा हुआ है। उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी वाले के अंदर अगर किसी को डाउट हो वहां से पूछ लेना, हाइपर सेंसिटिविटी में किसी को डाउट हो जो नोट्स में लिखा हुआ है उसको फॉलो कर लेना। माइक्रोबायोलॉजी यही कंप्लीट होती है। पढ़ते रहिए, ग्रोथ करते रहिए, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।